जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जैसे लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट म्यांमार। बाय द वे, सर से हम लोग सैटरडे में बात करेंगे उसके बारे में। म्यांमार की भी एक ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट है जो वो खिंचता है दो कंट्रीज के बीच में। नेपाल की भी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट है जो वो खिंचता है दो कंट्रीज के बीच में, दो बड़ी कंट्रीज के बीच में। तो ये ज्योग्राफी को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के नाम पे सर एक और मैप खोलते हैं जो, सो दैट वी कैन जस्ट गिव अ रिफ्रेशर कोर्स कि ये तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं दुनिया में आज की डेट में, अमेरिकाज को छोड़ के। अमेरिकाज तो है ही हैं, वो तो उनका अपना रीजन है। और उसके अंदर भी कल एक गेम हो गया, वो अर्जेंटीना के भाई साहब ने आके, तो वो तो अलग, वी विल क्वेश्चन। तो एक छोटा सा आप इसमें इंट्रोडक्शन दे दीजिए सो दैट सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, एंड देन वी गो। The two regions which are together, Indian Ocean and the Western Pacific, this is what constitutes today the Indo-Pacific region. It is केवल ये जो ओशंस के और सीज के अराउंड कंट्रीज हैं वो ही नहीं है, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं इन सीज और ओशंस में वो डिपेंड करते हैं अपने ट्रेड को, वो भी इंक्लूडेड है, ये याद रख लीजिएगा। So there is a as I say continental construct. कॉन्टिनेंटल मतलब वो लैंडलॉक्ड, उनका ओपनिंग अभी फिलहाल अपने एरिया में कौन है? नेपाल, भूटान। दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज ओशंस फॉर देयर ट्रेड, दे आर लैंडलॉक्ड। बट क्या आप उनको छोड़ दोगे? जी नहीं, आप नहीं छोड़ सकते हो। व्हेन यू लुक एट Africa, it is not just the eastern coast of Africa. When you go a little inside, there are certain countries which are landlocked but be depending on the east coast of Africa for their trade. So these are the regions which become very important. And the third region which is coming up, which is opening up, is the Arctic route. The Arctic route is becoming very important. क्यों? क्योंकि trade to Europe becomes faster if you're not going through the Suez Canal. It is shorter when you go through the Arctic route. इसमें दिखता नहीं है, थोड़ा दिख रहा है, 3D में डालते हो तो बल्ज है पूरा, ऊपर जगह छोटा है, आर्क छोटा है ऊपर। As you're coming towards the equator and little above and below the equator, the distance you have to travel, जो दायरा आपने पार करना है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इंडिया से निकलता हूं, नीचे केप ऑफ गुड होप से घूम के पूरा मैं यूरोप जाता हूं, वो डिस्टेंस लंबा है। वेराज अगर मैं वेस्टर्न पैसिफिक से होकर अपने रशिया के ऊपर से जाके वापस नीचे आ जाओ तो वो छोटा रशिया और होगा। अलास्का के बीच से निकल के आर्टिक ओशन से आऊंगा, वो रास्ता छोटा पड़ेगा। आप फ्लाइट में भी कभी देख लीजिए, 21% फ्लाइट ट्रैकर डिफरेंस है। रडार है, वो कभी भी देख लीजिए। इंडिया से अगर मेरे को अमेरिका जाना है, मैं कभी भी दिल्ली से जो फ्लाइट जाता है यूएसए को, कभी भी सीधे लाइन अटलांटिक ओशन के ऊपर से नहीं जाएगा। कर्वेचर ऑफ द अर्थ के कारण बहुत लंबा जाना पड़ेगा, वो ऊपर जाता है टुवर्ड्स रशिया, यूरोप, और वो नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर से घूम के आता है टुवर्ड्स न्यूयॉर्क। वो रास्ता छोटा पड़ता है, ये हमको समझना चाहिए। नॉर्मल मैप खोल के देखोगे समझ नहीं आता है। ग्लोब अगर आप खरीद के रखो तो आपको समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस कैसे छोटा पड़ता है। फ्लाइट ट्रैकर रडार कभी आप खोल के देखो और देखो कितने जहाजें ऊपर की तरफ से जाती हैं, हायर लैटिट्यूड्स। सो ये
बिकॉज लाइक पिछले इसमें बताया था, अभी ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ रहा है, इधर आएगा, समय है बट आएगा। और जब हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर अनस्टेबल है मिडिल ईस्ट, आपको प्रॉब्लम है, सुएज कैनाल में वैसे भी प्रॉब्लम है, बड़े जो आपके कंटेनर शिप्स हैं, वेरी लार्ज कंटेनर कैरियर्स कांट गो, वीएलसीसी कांट गो, पैनामैक्स जो बोलते हैं वो भी नहीं जा सकता, आपको थोड़े छोटे ले जाने पड़ते हैं। तो कई अगर इधर से घूम के जा रहे हैं तो आर्कटिक ओशन खुल रहा है, सो दैट इज वाई चाइना अपना आर्टिक सिल्क रूट वगैरह किस लिए बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है। एंड जब आप बोलते हो, अब रशिया ने किया है आपका व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कनेक्ट, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज फॉर दिस, कि चेन्नई से आप व्लादिवोस्टॉक आओ, वहां रिफ्यूलिंग करो, देन गो थ्रू द आर्कटिक। और बिगेस्ट नेशन ऑन द आर्कटिक इज रशिया, पहले दो ही थे उसके क्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट, मरमांस्क करके एक पोर्ट है, हालांकि वो बिल्कुल ऊपर है टुंड्रा पे, 24/7 365 डेज ए ईयर वो पोर्ट खुला रहता है। क्यों? देयर इज अ वार्म स्ट्रीम ओशन के अंदर, ओशन स्टैटिक नहीं रहता, दे आर नीचे जो वेव्स चलते हैं उनको स्ट्रीम्स बोलते हैं, वो ही लाइफ चर्न करते हैं आपके ओशन में। अगर वो रुक गया, ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा, संसार में जितने लोग जीवित हैं सब खत्म हो जाएंगे। इट इज दो स्ट्रीम्स इनसाइड, और एक वार्म स्ट्रीम है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठंडा यहां से लेके जाता है, वहां से गर्म लेके आता है, वहां हिट करता है और ठंडे को वापस लेके आता है और नीचे लेके आता है। ये गल्फ स्ट्रीम घूमता है, कभी मैप पे, कभी गूगल पे गल्फ स्ट्रीम लगा के आप देख लेना। तो गल्फ स्ट्रीम वहां पे हिट करता है वार्म वाटर, दैट इज व्हाई डिस्पाइट बीइंग अ पोर्ट ऑन द आर्कटिक ओशन 24/7 365 डेज खुला रहता है, वो कभी फ्रीज नहीं होता वो पोर्ट। ओके, तो उसने 2 बेस वहां पे थे, अभी आई थिंक 15 के कुछ बेस और बना दिए हैं पूरा अक्रॉस राइट अप टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइबेरियन सी। जैसे ही चाइना बोला मैं आना चाहता हूं, उसने सब तरफ अपने बेस बना के अपने ट्रुप्स वहां पे लगा दिए, चाइना को ओपनली दिखाने के लिए। जो लोग कहते हैं ना वो चाइना के पाले में जाके बैठ गया, भाई साहब ये किया है उसने कि आ जाओ, कुछ भी करना है मेरे से बात करना है, कुछ खुला नहीं है आपके लिए। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन विच इज कमिंग अप। ये अभी खुला नहीं है, वार्मिंग हो रहा है, जैसी थोड़ा खुलने लगेगा तो आप देखोगे वहां से शिप्स जाने लगेंगे, 20-30-40 साल के बाद वो भी खुल जाएगा। या नेक्स्ट, या अभी तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन्स, अमेरिका अपना वो हेमिस्फीयर बचा के रखना चाहता है। और आप देख लो ये साउथ अटलांटिक के ऊपर, क्योंकि अंटार्कटिका के में कंट्रोल करना चाहता है, इंडियन ओशन रीजन में हम हैं, इस वेस्टर्न पैसिफिक में क्वाड लेके आया है, आउकुस लेके आया है। और जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी चाहिए आपको, सो दैट सुएज कैनाल के थ्रू जा सकते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए I2U2 और IMEC लाए। और ऊपर की तरफ कंट्रोल रखना है तो नेटो विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी फॉर द आर्कटिक ओशन। अमेरिकन हेमिस्फीयर इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली पहले भी बात किए थे, ब्राजील अर्जेंटीना 2 बिगेस्ट स्टेट्स हैं, साथ थे नहीं, लुल्ला आ गया है, वो अमेरिकन के साथ है। अब यहाँ पे क्या नाम है उसका यार, एक सेकंड, मैं बड़ा फनी सा नाम है सर, एक सेकंड। हाँ, क्रिस्टिया समथिंग सी से हाँ, कुछ मैं बताता हूँ, अल्बर्ट, नहीं वो तो पुराना है। हाँ ये रहा, चेनसॉ मैन, मैं पता है, चेनसॉ मैन, जावियर यावियर मेली, Xavier Mel. Now, he has come in, he is a total, and can you just look at his, कहता है मैं, if I am given a choice I will convert to Judaism. That's his open statement. गले में झंडा बांध के, गले में I am झंडा बांध के, हाथ pro-Israel, में चेनसॉ लेके खड़ा है। I am Crazy guy. pro-Israel and I am anti all these people.
इसने JF-17 का कूड़ा कर दिया, ब्रिक्स में उसको इनविटेशन मिला हुआ था, उसने कचरे के कूड़े में डाल दिया, कहता मेरे को चाइना से कोई लेना देना नहीं है, थैंक यू, गेट लॉस्ट, मैं टोटली अमेरिका के पाले में हूं। तो अमेरिकन हेमिस्फीयर जनरली उसके पास वापस आ रहा है। इसके अंदर सर हमें दो बहुत चीजें मैं हाँ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, मैंने पिछली बार भी बोला था आपसे, मेरे को इसका कमेंट लेना है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पे ये चीज लगा था कि अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, अनलाइकली एक्चुअली दो बड़ी पास हैं इस जगह के अंदर, बट बोथ ऑफ देम हैव लवली रिलेशंस विद ईच अदर। एंड ये दोनों एक एक आप वैसे भी सर दे कवर अबाउट 40% ऑफ द कॉन्टिनेंट दोनों मिला के, ठीक है, रेन फॉरेस्ट इनके हाथ में है, सारे मिनरल्स इनके हाथ में है, the oil is with them, although all countries in this region are pretty rich natural resources wise, बट सर ये जो साउथ अमेरिका का एक जो स्ट्रक्चर निकलेगा, इज इट पॉसिबल, जो मैं हमने बात करी थी G20 के बारे में भी, कि एक साउथ अमेरिकन यूनियन बनेगा सर? ठीक है, मैं इसमें नहीं वही बता रहा हूँ, अफ्रीकन यूनियन तो बना दिया था, बट the three places where the previous architectures were using exploiting for their own benefit, उन 3 जगहों में अब आप देखोगे मल्टीफेरियस ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, आर्किटेक्चर्स आपको मिलेंगे। साउथ अमेरिका में भरे हुए हैं, एशिया में भरे हुए हैं, अफ्रीका में हालांकि अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन्स ने लेके आए हैं, लेकिन इतना सारा उधर पे भी भरा हुआ है, वेरियस। दीज थिंग्स आर मेड फॉर द सिंगल पर्पस, डिवाइड एंड रूल, ताकि आप सब मिलके इकट्ठे ना हो। बट ये अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ का जो हाँ यहाँ का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए सर प्लीज। बहुत सारे हैं यार, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू दैट, आई हैव दैट ऑन अ स्लाइड। नहीं, ये साउथ अमेरिका के बारे में। हाँ, साउथ अमेरिका का ही यार, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं साउथ अमेरिका के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बंदा पागल हो जाएगा यार। एक ही स्ट्रक्चर है सर। स्ट्रक्चर क्या है? अर्जेंटीना जो है सर, उसका वो फॉकलैंड्स का इशू है, अभी तक उसने, ये नए वाले भाई ने कुछ अभी तक बोला नहीं है फॉकलैंड्स के बारे में। फॉकलैंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फॉकलैंड्स, फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड डूइंग वेरियस थिंग्स जी, देयर आर सो मेनी ओवरलैपिंग agreements, arrangement, treaties that they have, that unless you bring somebody out forward like African Union leke aaya hai, you need a Latin American Union. There are about 15-20 of them, alag alag, which is where the problem comes in, and which is why I keep saying for the Indo-Pacific also, अभी क्वाड भी है आपका, आउकस भी है अपना, सार्क भी है, बिम्स्टेक भी है, एपेक है, आसियान का है, वो ARF बोलता है, फिर एक मेकोंग डेल्टा है, एक अपना मेकोंग गंगा ट्रीटी है, ऐसे ऐसे इतने सारे हैं। तो उसीलिए एवरी टाइम आई कीप सेइंग दैट यू जस्ट क्रिएट वन ओवरआर्चिंग हेडक्वार्टर, यू कॉल इट इंडो पैसिफिक। अभी वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम भी लेके आ गए हैं, बिल्ड बैक बेटर एशिया भी लेके आ गए हो, बल्क ऑफ योर इंडो पैसिफिक इज एशिया, बिल्ड बैक बेटर आर्या, पता नहीं क्या क्या लेके आए हो। ट्राइलैटरल्स हैं हमारे, बाइलैटरल्स हैं हमारे, ट्राइलैटरल्स हैं, इंडिया, जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका का अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एक आर्किटेक्चर ऊपर रखो, मेन हेडक्वार्टर्स, यू कैन कॉल इट इंडो पैसिफिक फोरम, इंडो पैसिफिक कमीशन, जो भी, they sit in the secretariat, let these existing treaties lie, उनको निकालने की जरूरत भी नहीं है, just file away the overlappings so that you will get the better bang for buck। अगर मैं भी वही कर रहा हूं, दूसरा भी वही कर रहा है, फायदा क्या हो रहा है यार? Like better sense has prevailed. Colombo में instead of US going on its own in the Colombo port, they have joined hands. Adani, India went with Adani, Japan also came, and now Russia, US has also come in.
That was a part of Asia-Africa growth corridor. So US has also come in. So when you have an architecture, you will be able to deal with these things better. अभी हमारा मेकोंग गंगा भी है, उसका अलग से समथिंग एल्स ऑन लानसांग करके चाइना बोलता है, तो लानसांग मेकोंग कमीशन करके यूएस भी घुसा हुआ है वहां पे. मेकोंग इज अ मेजर प्रॉब्लम एरिया बिकॉज सो मेनी कंट्रीज डिपेंड ऑन देम, और पानी खत्म हो रहा है वहां पे. The जी amount of dams that the Chinese have built on not only the main Mekong River, even the tributaries, and the dams and barrages that the countries which depend on Mekong have also done it for their own agriculture, it's going to be an issue slowly as the another 30 years down the line, as the climate change takes place, temperatures rise. Same thing will happen like what happens to the Yellow River of China. In summers, it is almost 1,000 miles short of the sea. It doesn't reach. पानी खत्म हो जाता है उसका. Extensive misuse of water. Yellow River, even these days, I'm told even the Yangtze becomes a trickle. Estuary becomes quite bad during summer season. Peak summer season, it's estuary delta in the South China Sea. पानी उतना आता नहीं है जितना आना है, thanks to all the dams that they have built. So in the urge for doing so many things, there are so many things which have come up. So at least Africa का ये है ना कि अभी एक African Union आ गया. So that African Union becomes that architectural hub overarching under which everything can function. Similarly, there is a need for a Latin American hub, Latin American Union. और Latin America invariably includes the Caribbean because वो Central America भी के बगल में ही है वो. And one of the Caribbean countries, Guyana, is part of mainland South America. बिल्कुल north में, northeast में, Guyana. Guyana is on South American. So जी when you talk of Latin America, it usually includes the Latin Americas and the Caribbean. तो एक तो कोई उनका यूनियन, and I'm looking forward that the next G20 that we have in Brazil, they may come up with this. अफ्रीका में होने वाला है, अफ्रीकन यूनियन तो आ गया है, तो ब्राजील में जब होगा तो we should be able to talk to them to get such an architecture so that they can blend easily. It becomes easy to function. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.